आज का जो टॉपिक है ने हमारे परिवेश के पदार्थ, जिसे पदार्थ से ही पता चलता है कि जिसे जो वस्तु स्थान घेरे, जिसमें भार हो, तो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु ले लो, तो अब इसे टेबल ही ले लो या कुर्सी ही ले लो या तो कोई भी जगह ले लो। अगर कोई वस्तु अगर स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब इसे पदार्थ के तीन अवस्था पढ़े थे, ठोस, द्रव और गैस। इसमें देखो समझना है कि वाष्पन की क्रिया को व्याख्या करें। जैसे एग्जाम में आ सकता है कि वाष्पन की क्रिया को व्याख्या करें, तो व्याख्या करे लाएगा तो उसके बारे में लिखना है। जिससे कह रहा है द्रव के कण अनगिनत होते। जैसे द्रव का कण क्या होता है? अनगिनत होता। उसमें अगर नमक डाल देगा या चीनी डाल देगा तो उसमें तुरंत जो है मिला जाता है, मैंने मिल जाता है। समझा कि नहीं? तो वही हुआ कि द्रव के कण अनगिनत होते हैं। द्रव का कण अनगिनत होते हैं, मैंने गिन नहीं सकते हैं, तथा कण एक दूसरे से टकराते रहता है। मैंने एक दूसरे से क्या करता है? टकराते रहता है। मैंने एक कण से दूसरे कण टकराते रहता है। अगर नहीं टकराएगा तो चीनी जो है पानी में नहीं घुल पाएगा। समझा कि नहीं? चीनी पानी कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो वही कह रहा है कि पानी में जो है या जो द्रव अवस्था है वो हमेशा एक दूसरे से टकराते रहता है। वायु में खुला छोड़ देने पर वे वायु के कणों के साथ टकराता है। जैसे हवा में अगर पानी को छोड़ देता है तो अभी हवा के साथ वो टकराता है, हवा के साथ टकराते रहता है। ऐसी अवस्था में द्रव की सतह वाले द्रव के कण अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। जिसे द्रव की सतह वाले द्रव जो है अधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे टकराते टकराते बहुत ऊर्जा वो प्राप्त कर लेता है। तो इनकी इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है कि इन पर द्रव के भीतर कणों के आकर्षण समाप्त हो जाता है। मैंने टकराते टकराते इतना आकर्षण हो जाता है कि उसका ऊर्जा ही समाप्त हो जाता है और ये कण जल की सतह जिसे कह रहा है कि ऐसी टकराते टकराते जो है ऊर्जा समाप्त हो जाता है। समझे कि नहीं? ऊर्जा उसका क्या होता है? समाप्त हो जाता है और जल की सतह को छोड़कर वाष्प में परिवर्तित होकर वायु में चले जाते हैं। जैसे एक ठो अच्छा उदाहरण है कि जैसे हम लोग जब खाना बनाते हैं तो पानी को खौलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तसला ही बोलते हैं। तो तसला में मतलब पानी डालते हैं तो वाष्प जो बनता है धीरे धीरे हवा में जाकर वो टकराता है और वो टकराकर वो क्या करता है? मैंने बादल बन जाता है। समझा कि नहीं? तो एक वाष्प में परिवर्तित होकर वायु में चले जाते हैं। तो याद रखना कि वाष्पन की क्रिया को व्याख्या करें। जैसे बाय चांस एग्जाम में आ गया तो इसको कैसे लिखना है? तो लिखना कि द्रव की सतह पर जो है द्रव में अतिरिक्त कण होते हैं। कितना कण होते हैं? माने अनगिनत कण होते हैं, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। और एक दूसरे से क्या करता है? टकराता है। फिर उसी से टकराते, फिर वो धीरे धीरे टकराते टकराते, फिर उसको जब हम हवा में छोड़ देते हैं तो हवा से भी टकराता है। फिर उसके भीतर वाले कण से टकराकर ऊर्जा को क्या करता है? समाप्त कर देता है और फिर वो वाष्प बनकर क्या होता है? उड़ जाता है। बस इतना याद रखना। अब जैसे दूसरा पॉइंट है कि द्रव का वाष्पन कितने बातों पर निर्भर करता है। जैसे द्रव का वाष्पन होता है तो कितने बातों पर निर्भर करता है? द्रव का वाष्पन जो है कितने बातों पर निर्भर करता है? जैसे पानी को गर्म करते हैं तो कितने बातों पर निर्भर करता है? तो एग्जाम में अगर आएगा तो इस तरह से लिखना, द्रव का वाष्पन निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है कि द्रव की प्रकृति। द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। जैसे कह रहा कि द्रव का क्वथनांक जितना कम रहेगा उसका वाष्पन ही उतना तेजी से होता है। जैसे एग्जाम में आएगा कि जिस द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है तो उसका वाष्पन उतने ही क्या होता है? तो तेजी से होता है। एग्जाम्पल में है ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है कि ईथर का जो है क्वथनांक कम है तो इसका वाष्पन की क्रिया क्या हो जाएगा? तेजी से हो जाएगा।
लेकिन जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब है कि इसका जो है वाष्पन तेजी से नहीं हो पाएगा। समझा कि नहीं? कारण द्रव का क्वथनांक जितना कम रहेगा उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। इसका मतलब ईथर और जब जल का हम लेंगे तो इसका वाष्पन जल्दी होगा, इसका वाष्पन कम होगा। समझा? फिर दूसरा में है द्रव का ताप। जैसे द्रव का जो ताप निर्भर करता है, जैसे ताप वही टेम्परेचर सूर्य के प्रकाश से जो होता है वही सब समझना है। तो द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा उतने ही तीव्रता से द्रव का वाष्पन होगा। जैसे ये भी याद रखना है, बोलो जितना अगर अभी गर्मी करेगा उतना ही जल्दी कपड़ा सूखता है कि नहीं? तुरंत पसार दो तुरंत सूख जाता है, नहीं तुरंत मतलब उसको अगर या तो नहा लो तुरंत तुरंत देखो शरीर सूख जाता है। लेकिन ठंड के दिन में क्या होता है, तुरंत जो है नहीं सूखता है। तो याद रखना द्रव का ताप जितना अधिक होगा उतने ही तीव्रता से द्रव का वाष्पन होगा। इसका कारण यह है कि उच्च ताप पर कणों का औसत वेग बढ़ जाता है और द्रव की सतह वाले कणों का द्रव से निकलने जाना आसान हो जाता है। माने जैसा ही ताप मतलब जो है बढ़ता है तो उससे जो कण होता है, जैसे कपड़ा जो है तुम लोग फीसता है तो उसमें क्या होता है, कण पर डायरेक्ट टेम्परेचर पड़ता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, सोख लेता है, जिसके कारण कपड़ा आसानी से सूख जाता है। तो याद रखना कि अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो वाष्पन भी अधिक होगा, अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो वाष्पन भी धीरे धीरे होगा। बोलो ठंड के दिन में अगर नहा लेगा तो जल्दी बाल सूखता है? नहीं सूख पाता है। फिर तीसरा समझना है कि द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक रहता है द्रव का वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। जैसे बिना लपेटा हुआ भींगा वस्त्र, जैसे एक ठो कपड़ा ले लो ऐसे ही बिना लपेटा हुआ, लपेट के जैसे ऐसे गाड़ते हैं ना कपड़ा को, तो लपटा हुआ अगर रख दो और फिर कह रहा बिना लपेटा हुआ भींगा वस्त्र लपेटे हुए भींगा वस्त्र की तुलना में तेजी से सूख जाता। बोलो बिना लपेटा हुआ वस्त्र सूखेगा कि लपेटे हुए भींगा वस्त्र? कौन पहले? माने एगो लपटल है एगो बिना लपटल है, तो बिना लपटे हुए वाला सूखेगा कि लपटे हुए वाला सूख जाएगा? तो बिना लपटे हुए, कारण उसको जैसे ही मतलब फैलाते हैं वो बहुत सारा टेम्परेचर को मतलब एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो पूरा मड़ेर हुआ है तो वो जल्दी कपड़ा नहीं सूखता है। दोनों को प्रयोग करके देखना, घर में होगा कपड़ा भिंगा देना दोनों कपड़ा को, उसके बाद एगो को ऐसे मोड़ के रख देना और एगो को थोड़ा फैला देना, तो उससे क्या होगा कि जो फैला हुआ रहेगा वो जल्दी सूखता है, जो बिना फैला हुआ है वो देरी से सूखता है। तो याद रखना, तो द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। चौथा है कि वायु का वेग, माने अभी जो है हवा कभी तेज से चलता है कभी धीमा चलता है, तो उस पर भी टेम्परेचर का मतलब जो प्रभाव पड़ता है। जैसे हवादार स्थान पर जहाँ वायु का वेग अधिक रहता है तो द्रव का वाष्पन तेजी से होता है। जैसे जहाँ अगर हवा अधिक चलेगा तो वहां पर भी वाष्पन क्या होगा, अधिक होगा। और इसका कारण है कि द्रव के वाष्प के कणों को वायु तेजी से बहा ले जाता। माने अगर हवा तेज चलेगा तो द्रव का जो कण होता है वो तेजी से लेके बहा के चलता है कि नहीं? इसका मतलब है कि हवा में भी कपड़ा सूख जाता है। समझा? अब जैसे हवा तेजी से चल रहा, टेम्परेचर ना हो तभी पर कपड़ा जल्दी से सूख जाता है। तो याद रखना वायु का वेग से भी हम लोग जो है कपड़ा सुखा सकते हैं। तो फिर है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। माने आर्द्रता क्या है? तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाता है। जैसे अगर वायु में अगर जलवाष्प माने जल का कण हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कहते हैं। फिर एक ठो आया आर्द्र और शुष्क। जब वायु में एक निश्चित ताप पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उस ताप पर अधिक रहती है तो उसको आर्द्र कहते हैं। उन्हें कहा कि जब वायु में एक निश्चित जलवाष्प अगर रहता है और उस पर ताप क्या रहता, अधिक रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्र कहते हैं। थोड़ा थोड़ा जो है टेम्परेचर रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्र। शुष्क हुआ जब उस ताप पर वायु में समान मात्रा से कम जलवाष्प उपस्थित रहता है तो शुष्क कहते हैं। जैसे कह रहा है कि कम जलवाष्प रहता है तो वहां पर शुष्क, जैसे ना ठंडा मतलब मौसम रहता है। तो देखो याद रखना
कि भींगा हुआ कपड़ा शुष्क वायु में शीघ्रता से सूख जाता है। कह रहा कि भींगा हुआ कपड़ा जैसे आर्द्र और शुष्क, जब उस ताप पर वायु में समान मात्रा से कम जल वाष्प रहता है। जैसे शुष्क में अगर, आर्द्र में क्या है, टेम्परेचर क्या है, मात्रा अधिक है, टेम्परेचर क्या है, ताप अधिक रहती है तो आर्द्र कहते हैं। और शुष्क में क्या होता है कि कम ताप रहता है। फिर भींगा हुआ कपड़ा शुष्क वायु में शीघ्रता से सूख जाता है, जबकि आर्द्र वायु में सूखने के लिए अधिक समय लेता है। माने आर्द्र वायु में जो है कपड़ा सूखने में अधिक समय लेता है, शुष्क वायु में कपड़ा जल्दी से सूख जाता है। इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा जो है उसमें हवा मतलब जो है मिला हुआ रहता है तो जल्दी सूख जाता है। बोलो समझा कि नहीं? अब जैसे कोई दिक्कत है इसमें? इसको जैसे अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार पहले रीडिंग दो, रीडिंग देने के बाद अगर रीडिंग देने के बाद अगर नहीं समझता है तो एक ही क्वेश्चन को कम से कम पहले रट जाओ, उसके बाद देखो अपने आप सब याद हो जाएगा। समझा कि नहीं?